हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हार्मोनिक ऑसिलेटर। दोस्तों, हार्मोनिक ऑसिलेटर फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज के इस वीडियो में हम पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि फिजिक्स में हार्मोनिक ऑसिलेटर का मतलब क्या होता है या फिजिक्स में हार्मोनिक ऑसिलेटर की एक करेक्ट डेफिनेशन क्या होती है। फिर उसके बाद हम हार्मोनिक ऑसिलेटर की क्लासिकल थ्योरी के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो आज के इस वीडियो का एम क्या है? पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फिजिक्स में हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग होगी इस वीडियो की हार्मोनिक ऑसिलेटर। और जब हम ये समझ चुके होंगे कि फिजिक्स में हार्मोनिक ऑसिलेटर होते क्या है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल थ्योरी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। ओके, तो इस वीडियो में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फिजिक्स में हार्मोनिक ऑसिलेटर होता क्या है। मैंने यहाँ हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए डेफिनेशन लिखी है, यहाँ नोट किया है, इफ अ पार्टिकल इन अ सिस्टम एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन देन सच अ सिस्टम इज कॉल्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। कहने का मतलब ये है कि फिजिक्स में अगर हमारे पास कोई सिस्टम है जिसके अंदर एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, तो ऐसे सिस्टम को हम फिजिक्स में हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। अच्छा, अगर ये डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आ रही है तो इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला ये कि आपको ये ना पता हो कि फिजिक्स में सिस्टम किसको कहते हैं, ठीक है। और दूसरा कारण है, अगर ये डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही है तो दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन फिजिक्स में क्या होता है ये नहीं पता आपको। तो इन दोनों ही टर्म्स को एक एक करके समझते हैं। तो सिस्टम क्या होता है फिजिक्स में, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट में सिस्टम की डेफिनेशन अलग अलग है, बट हम यहाँ सिस्टम की बात फिजिक्स में कर रहे हैं कि सिस्टम का मतलब फिजिक्स में क्या होता है। तो वो होता है अ सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये डेफिनेशन विकिपीडिया से ली है मैंने, लेकिन मैं आपको वैसे बता दूं कि सिस्टम का मतलब फिजिक्स में क्या होता है, एक सेटअप से होता है, सेटअप ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। जैसे समझते हैं, आपने सिंपल पेंडुलम तो पढ़ा ही होगा प्रीवियस क्लासेज में, ठीक है। यानी एक एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल पेंडुलम, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट से एक थ्रेड की हेल्प से एक मास m को अंडर ग्रेविटी लटका दिया जाता है कुछ इस तरह से, और ये मास m इस तरह से मोशन करता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक सेटअप है। कैसा सेटअप है? मेरे पास एक फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। ये क्या है? एक फिक्स्ड पॉइंट है, एक थ्रेड है और एक मास है। तो ये एक सेटअप है। इस सेटअप के अंदर ये मास m मोशन कर रहा है। मतलब ये मास अपने आप मोशन नहीं कर रहा है, इसे हमने एक फिजिकल सेटअप दिया है जिसकी वजह से ये मास मोशन कर रहा है। तो जो ये फिजिकल सेटअप है, इसी को फिजिक्स में सिस्टम कहते हैं, ठीक है। या एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं और अच्छा समझ में आ जाएगा कि फिजिक्स में सिस्टम किसे कहते हैं। दूसरा एग्जांपल है स्प्रिंग मास सिस्टम। स्प्रिंग मास सिस्टम, प्रीवियस क्लासेज में आपने इसकी भी स्टडी की होगी। हम एक इसमें क्या करते हैं, एक फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं, इसमें एक स्प्रिंग की हेल्प से एक मास m को इस फिक्स्ड पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। तो अब ये जो फिजिकल सेटअप है, इसमें क्या क्या है हमारे पास, एक पहले फिक्स्ड पॉइंट है, फिर एक स्प्रिंग है, फिर एक प्लेन है, फिर एक मास m है। तो हमने इस मास m को एक पूरा सेटअप दिया है जिसकी वजह से ये मास m मोशन कर पा रहा है। अदरवाइज ये मास m मोशन नहीं कर पाता।
ऐसे यहाँ पे ये मास एम मोशन नहीं कर पाता अगर ये सिस्टम ना होता। इसी तरह से यहाँ पे भी ये मास एम मोशन नहीं कर पाता अगर ये पूरा सेटअप ना होता, फिजिकल सेटअप। इस फिजिकल सेटअप को ही हम फिजिक्स में सिस्टम बोलते हैं। इस सिस्टम की हेल्प से ही फिजिक्स में कोई पार्टिकल का मोशन एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। अब अगर आप लोग सिस्टम का मतलब समझ गए हो तो फिर एक और बार डेफिनेशन पढ़ लो, क्या पता कुछ और समझ में आ जाए। इफ अ पार्टिकल इन अ सिस्टम एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन देन सच अ सिस्टम इज कॉल्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास एक सिस्टम है जिसके अंदर जो पार्टिकल है जो मोशन कर रहा है वो अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो ये पार्टिकल फिजिक्स में हार्मोनिक ऑसिलेटर कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह से इस सिस्टम की भी बात कर लें कि अगर इस सिस्टम के अंदर जो ये मास m है अगर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है फिजिक्स में तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे, हार्मोनिक ऑसिलेटर कहेंगे। बट प्रॉब्लम क्या है कि अभी हमें पता ही नहीं है कि ये मास m जो सिंपल पेंडुलम में ये मास m है क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, क्योंकि अभी हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन पता नहीं है। और ऐसे हम ये नहीं जानते कि स्प्रिंग मास सिस्टम में जो ये मास m है ये क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। तो पहले समझ लेते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन क्या है, फिर हम हार्मोनिक ऑसिलेटर को भी समझ जाएंगे। तो आप समझते हैं कि फिजिक्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। दोस्तों अगर आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन बहुत अच्छी तरह से समझना है तो पहले आपको एक और टॉपिक समझना होगा जो फिजिक्स का बहुत फेमस टॉपिक है जिसे कहते हैं हम हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मोशन ये फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कहोगे कैसे, मैं आपको एक रीजन बताता हूं इसके इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट होने का, कि इस नेचर में बहुत सारी चीजें हार्मोनिक मोशन करती हैं। एग्जाम्पल दूं तो एग्जाम्पल गिनते रहो, बस बहुत एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम। सेकेंड एग्जाम्पल है स्प्रिंग मास सिस्टम। स्प्रिंग मास सिस्टम। थर्ड एग्जाम्पल है एटम्स इन अ क्रिस्टल। यानी क्रिस्टल के जो एटम्स होते हैं वो भी एक तरह से फिजिक्स में हार्मोनिक मोशन करते हैं। ऐसी और एग्जांपल दे सकते हो एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके एटम भी हार्मोनिक मोशन करते हैं। ऐसे ही बड़े एग्जांपल ले लेते हैं जैसे मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। यानी जो हमारी अर्थ है वो जो सन का चक्कर लगाती है वो भी एक तरह से फिजिक्स में हार्मोनिक मोशन ही है। और एग्जांपल की बात करूं तो क्वांटिटीज भी हार्मोनिक मोशन करती हैं, जैसे वैल्यू ऑफ एसी करंट एंड एसी वोल्टेज। इस तरह से हम देख रहे हैं कि मैं इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूं। बस मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं इन एग्जाम्पल से कि फिजिक्स में हार्मोनिक मोशन कितना इंपॉर्टेंट है। तो हार्मोनिक मोशन अगर आपको समझ में आ गया तो आपको फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन भी समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं। तो मैंने आपके सामने हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन लिख दी है। यहां मैंने नोट किया है इफ अ पार्टिकल मूव्स सच दैट it retraces its path regularly after equal interval of time then its motion is said to be harmonic motion। हार्मोनिक मोशन को पीरियोडिक मोशन भी बोलते हैं फिजिक्स में। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर कोई पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है तो वो अगर अपना रास्ता बार बार रिपीट करे, उस रास्ते को बार बार रिट्रेस करे, तो इस टाइप के मोशन को हम फिजिक्स में हार्मोनिक मोशन कहते हैं। बस कंडीशन यह है कि जो वो अपना रास्ता रिट्रेस कर रहा है या अपने रास्ते को बार बार दोहरा रहा है वो रास्ता अपना इक्वल टाइम इंटरवल के बाद ही दोहराए, मतलब एक टाइम फिक्स हो जिसके बाद वो अपना रास्ता दोहराना शुरू करता है। तो ऐसे मोशन को हम फिजिक्स में हार्मोनिक मोशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं तो सिंपल पेंडुलम भी एक तरह से हार्मोनिक मोशन ही करता है। देखो इसमें क्या होता है, जब थ्रेड की हेल्प से मास m को अंडर ग्रेविटी लटका देते हैं
तो मास m को जब इसकी रेस्ट पोजीशन से मैं हल्का सा डिस्प्लेस करूंगा तो वो इस तरह से मोशन करने लग जाता है। तो इस मोशन के दौरान वो अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा है या अपने रास्ते को बार बार दोहरा रहा है। तो इस टाइप का मोशन एक तरह से डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हार्मोनिक मोशन है। ठीक है, इसी तरह से स्प्रिंग मास सिस्टम में भी ऐसा ही होता है कि जैसे स्प्रिंग मास सिस्टम हमने एक प्लेन पे रखा है इस तरह से, ठीक है। अब मैं क्या करूं, इस मास m को इसकी रेस्ट पोजीशन से हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ दूं तो ये मास m अपने इस रेस्ट पॉइंट के अबाउट अपने पाथ को रिट्रेस करना शुरू कर देगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है ये अपना रास्ता दोहराने लग जाएगा। इस तरह से ऑसिलेशन करते करते ये अपने पाथ को रिट्रेस करेगा। और इन दोनों ही मोशन में या इसके अलावा जितने भी हार्मोनिक मोशन के एग्जांपल हैं वो एक तो अपने पाथ को रिट्रेस करते हैं प्लस एक टाइम इंटरवल होता है जिसे हम टाइम पीरियड भी बोलते हैं। टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड के बाद ही वो अपना पाथ रिपीट करते हैं। कहने का मतलब है जैसे मैंने इस मास m को इसकी रेस्ट पोजीशन से हल्का सा दूर ले जाके छोड़ दिया तो ये एक बार अपना पाथ रिपीट करने में जितना टाइम लगाएगा उसे हम इसका टाइम पीरियड बोलते हैं। और एक बार अपना पाथ रिपीट करने में ये जितना भी टाइम लगाता है ये जितने बार भी उसके बाद अपना पाथ रिपीट करेगा सेम टाइम लगाएगा। इस वजह से इस टाइम को एक स्पेशल टाइम बोलते हैं, टाइम पीरियड। सेम कहानी यहां पे भी है। अगर मैंने मास m को इस a पॉइंट पे लाके छोड़ा तो ये ऑसिलेशन करता हुआ क्या करेगा, a से डिस्प्लेस होगा और फिर a पोजीशन पे आएगा। तो a से जाने के बाद दोबारा a में आने पर ये जितना भी टाइम लगाता है उसी टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं इस सिस्टम का। और एक बार ये a से जाके a में आने में अगर टाइम t लगाता है तो दोबारा ये जब अगली बार जितनी बार भी ये अपना पाथ रिपीट करेगा तो इसको अपना पाथ रिपीट करने में सेम टाइम ही लगेगा। इसी वजह से यहां पे भी इसे टाइम पीरियड t डिफाइन करते हैं। यानी टाइम पीरियड t एक तरह से हार्मोनिक मोशन का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर कोई पार्टिकल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड कांस्टेंट होगा। यानी वो एक बार अपना पाथ जितने टाइम में रिपीट करता है उसे बार बार अपना पाथ रिपीट करने में उतना ही टाइम लगेगा। आई थिंक आपको हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की कि फिजिक्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को एसएचएम भी बोलते हैं और मैंने यहाँ एसएचएम की डेफिनेशन भी लिखवाई है। मैंने यहाँ नोट किया है, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ हार्मोनिक मोशन। कहने का मतलब यह है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एक टाइप का हार्मोनिक मोशन ही है। फिर इफ अ पार्टिकल ऑसिलेट्स और मूव बैक एंड फोर्थ। देखो फिजिक्स में ऑसिलेशन का क्या मतलब होता है, ऑसिलेशन कहने का मतलब होता है जब पार्टिकल बैक एंड फोर्थ मूव करता है इस तरह से, या पार्टिकल इस तरह से बैक एंड फोर्थ मूव करता है तो इस टाइप के मोशन को फिजिक्स में ऑसिलेशन कहते हैं। तो आपको जो लाइन अच्छी लगे वो लिख लो, या तो आप ऐसे लिख सकते हो इफ अ पार्टिकल ऑसिलेट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, या आप ये भी लाइन बना सकते हो इफ अ पार्टिकल मूव्स बैक एंड फोर्थ ऑन अ स्ट्रेट लाइन। यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो दूसरी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जो पार्टिकल का मोशन होना चाहिए, यानी जब पार्टिकल अपना पाथ रिट्रेस करे तो वो पाथ एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ठीक है, आगे डेफिनेशन में सच दैट अ रीस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट। ये मोशन का जो कारण हो वो एक रीस्टोरिंग फोर्स हो। यानी अगर पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में बैक एंड फोर्थ मूव हो रहा है, या हम ये कह रहे हैं कि पार्टिकल एक स्ट्रेट पाथ पे ऑसिलेशन कर रहा है, तो उसका कारण क्या होना चाहिए, एक रीस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए। ठीक है, a restoring force always directed towards a fixed point on the line। और जो ये रीस्टोरिंग फोर्स है जिसके वजह से पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहा है या बैक एंड फोर्थ मूव हो रहा है, इस रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन एक फिक्स्ड पॉइंट की तरफ होनी चाहिए ऑन द लाइन। उसी लाइन पे, उस स्ट्रेट लाइन पे एक फिक्स्ड पॉइंट की तरफ ये रीस्टोरिंग फोर्स काम करेगा। आगे देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है, एंड इट्स magnitude is proportional to the displacement of this particle from this fixed point। और जो ये रीस्टोरिंग फोर्स है ना, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करना चाहिए।
पार्टिकल का वो डिस्प्लेसमेंट जो उस फिक्स्ड पॉइंट से लिया गया हो, ठीक है। दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। और स्ट्रेट लाइन पे जो फिक्स्ड पॉइंट था जिसके तरफ ये रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा काम करता है, उस फिक्स्ड पॉइंट को फिजिक्स में सेंटर ऑफ ऑसिलेशन कहते हैं, ठीक है। इस डेफिनेशन को आप लोग फिगर की हेल्प से भी समझ सकते हो। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन में मैंने बताया है कि जो मोशन होगा वो एक स्ट्रेट लाइन में होगा, तो पहले आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ठीक है। और पार्टिकल इस स्ट्रेट पाथ पे ऑसिलेशन करेगा, यानी एक पार्टिकल भी इस स्ट्रेट पाथ पे बना दो। ये क्या है? पार्टिकल है जिसका मास मैंने m अज्यूम किया है, ठीक है। और डेफिनेशन में मैंने ये भी बताया, ये जो मास m है जो इस स्ट्रेट पाथ पे ऑसिलेशन कर रहा है या बैक एंड फोर्थ मूव हो रहा है, ये एक रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से मूव हो रहा है। कहने का मतलब स्ट्रेट लाइन सच दैट अ रीस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट। कहने का मतलब ये है कि ये पार्टिकल ऑफ मास m अगर एक स्ट्रेट पाथ पे बैक एंड फोर्थ मूव होता है या ये पार्टिकल एक स्ट्रेट पाथ पे ऑसिलेशन करता है, तो इसकी वजह क्या है? एक रीस्टोरिंग फोर्स है। और इस रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में इस डेफिनेशन में क्या लिखा गया है कि इस रीस्टोरिंग फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो एक फिक्स्ड पॉइंट O की तरफ होगी। मैंने अज्यूम कर लिया यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट क्या है? O है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो? फिक्स्ड पॉइंट लिख सकते हो। क्लियर हो गई बात? फिर आगे क्या बोला है? एंड its magnitude is proportional to the displacement of this particle from this fixed point। और ये भी बताया गया है कि जो ये फोर्स है, जो रीस्टोरिंग फोर्स है जिसके वजह से ये मास m इस स्ट्रेट पाथ पे ऑसिलेशन कर रहा है, इसका मैग्नीट्यूड इस पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगा, वो डिस्प्लेसमेंट जो इस फिक्स्ड पॉइंट से लिया गया हो। यानी ये डेफिनेशन हमें ये भी बता रही है कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो x के इक्वल होगा। यहां हमने क्या बताया है? x क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। इस फिक्स्ड पॉइंट को मैंने डेफिनेशन में ये भी लिखवाया, दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। तो इस फिक्स्ड पॉइंट को आप ये भी बोल सकते हो और सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। क्लियर हो गई बात? यानी यहां पे आप जहां बता रहे हो वेयर x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम दिस फिक्स्ड पॉइंट, या इसे ब्रैकेट में डाल के लिख सकते हो सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। डेफिनेशन जैसे जैसे बोल रही थी हमने उस टाइप का फिगर बना दिया। अब इस मोशन की खास बात समझो। देखो मैंने बताया था कि ये रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा एक सेंटर या एक फिक्स्ड पॉइंट की तरफ काम करता है। इसका मतलब अगर ये मास मोशन करता हुआ इस जगह पहुंच गया तो इस पे फोर्स फिर इस तरफ लगेगा, यानी O की तरफ लगेगा। समझ में आ रही है बात? यानी मास अगर इस पोजीशन में है तो फोर्स लेफ्ट साइड लग रहा है, अगर पार्टिकल इस पोजीशन में है तो फोर्स राइट साइड लग रहा है। अगर मैं यहां पे भी ये बोल दूं कि इसका डिस्प्लेसमेंट इस फिक्स्ड पॉइंट से x है, तो ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन का पता कौन बताएगा? तो इस फोर्स की इक्वेशन में हम फोर्स की डायरेक्शन भी बता सकते हैं। कैसे? अगर मैं इस फॉर्मूले को और सिंप्लीफाई करूं तो ये प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को हटा के एक कांस्टेंट के लगा सकता हूं और इक्वेशन को कुछ ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। या इस इक्वेशन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं F इज इक्वल टू -kx। अब ये इक्वेशन फोर्स की डायरेक्शन भी बता रही है। आप कहोगे कैसे? तो मैं आपको बता दूं, देखो हमने क्या देखा, जब पार्टिकल को पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस करते हैं तो फोर्स लगता है निगेटिव डायरेक्शन में, और इसी तरह से जब पार्टिकल को निगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस करते हैं तो फोर्स लगता है पॉजिटिव डायरेक्शन में। इससे हमें क्या सीखने के लिए मिला कि फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो इस फॉर्मूले में जब x की वैल्यू पॉजिटिव रखोगे तो फोर्स आएगा निगेटिव, और इस फॉर्मूले में जब x की वैल्यू निगेटिव रखोगे तो फोर्स आएगा पॉजिटिव। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है, ये इस इक्वेशन में फोर्स की डायरेक्शन का भी पता हमें चल रहा है।
क्लियर हो गई बात? तो नोट्स में इस डेफिनेशन के बाद जब आप ये इक्वेशन को ड्राइव करोगे तो आप इस इक्वेशन के बाद लिख सकते हो वेयर जो यहाँ पे F है वो क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है। और x क्या है, x एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, बट फिजिक्स में इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं, फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से ये जानने की कोशिश करेंगे कि फिजिक्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाला सिस्टम क्या हो सकता है, ठीक है। इस फॉर्मूले में मैंने बताया था x क्या है, x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन कुछ इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है जो इस लाइन के नीचे है। अब क्या फिजिक्स में ऐसा कोई सिस्टम है जो एक तरह से सिंपल हार्मोनिक जैसा मोशन शो करे? तो पहले नजर डाल लेते हैं सिंपल पेंडुलम पे। तो अगर आप ध्यान से देखो इस सिंपल पेंडुलम को, तो जब हम स्ट्रिंग की हेल्प से या एक थ्रेड की हेल्प से एक मास m को अंडर ग्रेविटी लटका देते हैं तो इसका मोशन कैसा होता है? ये मोशन एक कर्व बनाता है इस तरह से, यानी मोशन एक कर्व बनाता है और इसी कर्व पाथ पे ये मास m अपने पाथ को रिट्रेस करता रहता है इस तरह से, ठीक है। इसका मतलब ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन ही क्या थी कि पार्टिकल को एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करना होगा। इसका मतलब ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। अब दूसरे मोशन की बात करते हैं जो स्प्रिंग मास सिस्टम का था। अगर आप स्प्रिंग मास सिस्टम के मोशन को देखो तो इसमें मास m एक स्प्रिंग की हेल्प से एक फिक्स्ड पॉइंट से कनेक्ट होता है और इस मास को इसकी रेस्ट पोजीशन से अगर मैं हल्का सा डिस्प्लेस करके किसी पॉइंट A पे पहुंचा दूं, फॉर एग्जांपल ये डिस्प्लेसमेंट है x, ठीक है, यानी ये पॉइंट है O और इससे मैंने इस मास m को डिस्प्लेस करके A पॉइंट पे पहुंचा दिया, तो होगा क्या कि मास m A पॉइंट पे जैसी मास m आएगा और छोड़ेंगे तो ये मास m मोशन करता हुआ किसी पॉइंट B पे पहुंच जाएगा। ये B पॉइंट ऐसा ही पॉइंट होगा जिसका डिस्प्लेसमेंट अगेन O से x ही होगा और ये मास m A और B के बीच में अपने पाथ को रिट्रेस करता हुआ ऑसिलेशन या बैक एंड फोर्थ मोशन करता ही रहेगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, बट इस मोशन को भी सिंपल हार्मोनिक मोशन हम तब कंसीडर करेंगे जब ये प्लेन जिसके ऊपर ये मास m रखा है ये एक फ्रिक्शनलेस प्लेन हो, फ्रिक्शनलेस प्लेन हो। पहली कंडीशन तो ये है, यानी ये फर्स्ट कंडीशन है कि हमारा स्प्रिंग मास सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा अगर इस सिस्टम के अंदर जो ये प्लेन है वो फ्रिक्शनलेस प्लेन हो। सेकंड कंडीशन क्या है, जो यहां पे हमने डिस्प्लेसमेंट लिया है ये x की वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल हो, ठीक है। यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन फिजिक्स में क्या हुआ, सिंपल पेंडुलम, ठीक है, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या हुआ फिजिक्स में, सिंपल पेंडुलम का मोशन नहीं हुआ। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि फिजिक्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है तो पहला माइंड में ये क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सिंपल पेंडुलम का मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये होगा क्या स्प्रिंग मास सिस्टम फिजिक्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो आपका आंसर होगा नो। बट एक कंडीशन है, मैंने बोला था ना सिंपल हार्मोनिक मोशन का ही एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस मींस स्प्रिंग मास सिस्टम हम ऐसा लें जिसमें प्लेन क्या हो, फ्रिक्शनलेस प्लेन हो और जो हमने डिस्प्लेसमेंट दी इस मास m को जिसकी वजह से ये ऑसिलेशन करेगा या बैक एंड फोर्थ मोशन करेगा वो डिस्प्लेसमेंट वेरी वेरी स्मॉल होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशन ये स्प्रिंग मास सिस्टम फुलफिल कर रहा है तब जाके इस स्प्रिंग मास सिस्टम को हम फिजिक्स में क्या बोलेंगे, सिंपल हार्मोनिक
मोशन वाला बोलेंगे, यानी इसका जो पार्टिकल होगा, इस स्प्रिंग मास सिस्टम में जो पार्टिकल होगा वो स्प्रिंग मास, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, और ये पूरा का पूरा सिस्टम फिजिक्स में क्या हो जाएगा, हार्मोनिक ऑसिलेटर हो जाएगा, हार्मोनिक ऑसिलेटर हो जाएगा। समझ में आई बात? यानी फिजिक्स में हम स्प्रिंग मास सिस्टम को हार्मोनिक ऑसिलेटर कब बोलेंगे, जब स्प्रिंग मास सिस्टम कैसा हो, ऐसे प्लेन पे रखा हो जो फ्रिक्शनलेस प्लेन हो, और जो डिस्प्लेसमेंट हो वो वेरी वेरी स्मॉल हो। अगर ये दोनों कंडीशन हमारा स्प्रिंग मास सिस्टम फुलफिल करता है तो इस मास m को सिंपल हार्मोनिक मोशन करना चाहिए। अगर इस स्प्रिंग मास सिस्टम में ये मास m सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तब जाके हम कहेंगे कि ये स्प्रिंग मास सिस्टम फिजिक्स में एक्चुअली क्या है, हार्मोनिक ऑसिलेटर है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां आप लोगों को एक और बात समझनी चाहिए कि जो हमने स्प्रिंग मास सिस्टम लिया था, जिसका मोशन अभी मैंने बताया कैसा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ही जैसा है, बट क्या इस स्प्रिंग मास सिस्टम में कोई रीस्टोरिंग फोर्स है जिसकी वजह से ये मास m सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है? तो ये भी समझने की कोशिश करो, क्या इस स्प्रिंग मास सिस्टम में भी कोई रीस्टोरिंग फोर्स है जिसकी इक्वेशन हमें ऐसी देखने के लिए मिल जाए? तो देखो, इसको समझने के लिए पहले हम इस फिगर पे नजर डालते हैं। इस फिगर में मैंने अज्यूम किया जो ये प्लेन है जिसपे स्प्रिंग मास सिस्टम रखा हुआ है, ये एक फ्रिक्शनलेस प्लेन है, फ्रिक्शनलेस प्लेन है, ठीक है। और अब क्या कर रहे हैं हम, इस फ्रिक्शनलेस प्लेन में इस स्प्रिंग मास सिस्टम को मोशन देने के लिए हम क्या करते हैं, इस मास m को इसकी रेस्ट पोजीशन से हल्का सा डिस्प्लेस करते हैं, और वो डिस्प्लेसमेंट मैंने अज्यूम किया है x डिस्प्लेसमेंट है। जैसे ही मैं इस स्प्रिंग मास सिस्टम में इस मास m को डिस्प्लेस करके किसी ए पॉइंट ए पे लाता हूं, और इस ए पॉइंट से इस मास m को छोड़ूंगा, तो ये एक स्प्रिंग फोर्स के वजह से ये मास m किसी बी पॉइंट पे पहुंच जाएगा। वो बी पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी x होगा फ्रॉम दिस सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। यहाँ सेंटर ऑफ ऑसिलेशन ओ क्या है, रेस्ट पोजीशन का पॉइंट है। क्लियर हो गई बात? तो हम देख रहे हैं कि इस स्प्रिंग मास सिस्टम में मोशन कब हुआ, जब हमने इस मास m को x डिस्प्लेसमेंट दिया, तो ए पॉइंट पे ला के इसको छोड़ा, तो ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आएगा, और इस तरह से ए बी के बीच में ऑसिलेशन करता रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन में अज्यूम कर लेता हूं फिर से कि यहाँ पे जो x की वैल्यू है, यानी इस स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो वेरी वेरी स्मॉल है। ये सेकंड कंडीशन भी अज्यूम कर रहा हूं, क्योंकि ये दोनों कंडीशन अज्यूम करूंगा तभी ये स्प्रिंग मास सिस्टम फिजिक्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो मैंने ये दो कंडीशन अज्यूम कर ली। अब देखते हैं कि इसके ऊपर कौन सा फोर्स है जिसकी वजह से ये मास m ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है, बी पॉइंट से ए पॉइंट के तक जाता है, और इन्हीं दो पॉइंट के बीच में ऑसिलेशन करता है। वो फोर्स है स्प्रिंग फोर्स। मैं आपको बता दूं, F यहां पे हम क्या ले रहे हैं, स्प्रिंग फोर्स ले रहे हैं। ठीक है। अब इस स्प्रिंग फोर्स के बारे में आपने हुक्स लॉ में पढ़ा होगा। ये स्प्रिंग फोर्स कैसे लगता है वो बता रहा हूं। देखो, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग जब हम इस मास m को इसकी रेस्ट पोजीशन से हल्का सा डिस्प्लेस करते हैं, फॉर एग्जांपल वो डिस्प्लेसमेंट है x, तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग इस मास m पर ए पॉइंट पे एक फोर्स F काम करेगा, जो ये चाहेगा कि ये स्प्रिंग की लेंथ चेंज ना हो। समझ में आ रही है बात? यानी जो ये फोर्स है, जो जिसे हम यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स कह रहे हैं, वो फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये फोर्स चाहता है इस स्प्रिंग की लेंथ में चेंज ना हो। और जैसे ही हमने इस मास m को O पॉइंट से A पॉइंट तक डिस्प्लेस किया, तो हम देख रहे हैं कि स्प्रिंग की लेंथ में चेंज आ गया। तो ये जो फोर्स है, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग इस स्प्रिंग फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इसके डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब है हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग ये स्प्रिंग फोर्स प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के। क्लियर हो गई बात? यानी यहां पे भी एक हमें रीस्टोरिंग फोर्स मिल रहा है, जिसे हम फिजिक्स में स्प्रिंग फोर्स के नाम से जानते हैं। और वो फोर्स काम क्या कर रहा है, इस पार्टिकल ऑफ मास m को ए और बी पॉइंट के बीच में ऑसिलेशन करने से मजबूर कर रहा है। क्यों? देखो कि जब ये मास m को हमने ए से छोड़ा तो ये कहीं बी पॉइंट पे आएगा। अब बी पॉइंट पे आते ही ये फिर स्प्रिंग की लेंथ चेंज हो गई। इसका मतलब जैसी चेंज हो गई, फिर इसका मतलब
बी पॉइंट पे भी इस मास m पे एक स्प्रिंग फोर्स काम करेगा, जिसकी डायरेक्शन ऐसी होगी कि स्प्रिंग की लेंथ नॉर्मल हो जाए। लेंथ नॉर्मल हो जाए कहने का मतलब है ये फोर्स पॉइंट O की तरफ काम करेगा। समझ में आ गई बात? यानी अगर प्रॉपर डेफिनेशन लिखना चाहते हो स्प्रिंग फोर्स की, तो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? इट्स प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग। यानी इस स्प्रिंग मास सिस्टम में जो स्प्रिंग फोर्स होती है, जो इस मास m के ऊपर काम करती है, जिसकी वजह से ये मास m ऑसिलेशन कर रहा है, तो ये स्प्रिंग फोर्स चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग के प्रोपोर्शनल होती है। यानी अगर मैंने इस मास m को पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया, तब भी ये फोर्स F काम करेगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट x है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। कहने का मतलब है, फॉर एग्जांपल रीस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल है x एट पॉइंट A, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि एट पॉइंट A हम देख रहे हैं कि जब हमने पार्टिकल को O से A तक डिस्प्लेस किया, तो स्प्रिंग की लेंथ में कितना चेंज आया? x चेंज आया। इस वजह से हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू x। या ये स्प्रिंग फोर्स, ध्यान से देखें तो ये स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल होगा x के एट पॉइंट B, क्योंकि बी पॉइंट पे भी हम देख रहे हैं कि स्प्रिंग की जो लेंथ है वो x अमाउंट चेंज हुई है। ध्यान से देखो, स्प्रिंग की नॉर्मल लेंथ थी एट पॉइंट O, लेकिन O पॉइंट से स्प्रिंग की लेंथ कितनी चेंज हुई? B तक चेंज हुई। यानी स्प्रिंग की लेंथ में टोटल चेंज कितना आया? x आया। तो कुल मिला के हम ये देख रहे हैं कि मास m किसी भी पोजीशन में क्यों ना हो, स्प्रिंग फोर्स किस पे डिपेंड करती है? चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग पे। तो हमें इक्वेशन कैसी देखने के लिए मिल रही है? ऐसी इक्वेशन देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम फिर से सॉल्व कर लें। इस प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को हटाएं तो स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू kx, ठीक है। यहां मैं आपको बता दूं k क्या है। k यहां सही कहीं साइड में लिख देते हैं। यहां पे k को हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। यहां पे हम k को फोर्स कांस्टेंट नहीं बोलते, यहां पे हम k को स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, क्योंकि यहां पे जो ये फोर्स F है, जो स्प्रिंग फोर्स है, उसका ये कांस्टेंट है, इस वजह से इसे स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। अच्छा, अगेन हमें इक्वेशन सेम मिल गई। अब इस इक्वेशन के बाद हम क्या कर सकते हैं? इस फोर्स की डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए अगेन इस एक्सपेरिमेंट पे नजर डालते हैं। देखो, इस एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है कि जब मास m को O से A की तरफ डिस्प्लेस कर रहा हूं, यानी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूं, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या है? निगेटिव है। समझ में आ रही है बात? और अगेन देखो, जब ये मास m A से B पॉइंट पे आता है, तो डिस्प्लेसमेंट कहां हो गया? निगेटिव डायरेक्शन में। बट स्प्रिंग फोर्स किधर को काम कर रही है? पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो इसका मतलब यहां पे भी क्लियर है कि जो स्प्रिंग फोर्स है उसकी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में होती है। यानी इस इक्वेशन के बाद मैं ये लिख सकता हूं, फोर्स F इज इक्वल टू माइनस kx, क्योंकि ये फॉर्मूला में क्या बताता है कि जब डिस्प्लेसमेंट x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो फोर्स आएगा निगेटिव, और इसी तरह से जब डिस्प्लेसमेंट x की वैल्यू निगेटिव होगी तो फोर्स आएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो अगेन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सेम इक्वेशन फॉलो कर रहा है। ये स्प्रिंग मास सिस्टम का जो रीस्टोरिंग फोर्स है, जिसे हम स्प्रिंग फोर्स कह रहे हैं, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के रीस्टोरिंग फोर्स की तरह ही इक्वेशन बनाता है। इस वजह से भी हम ये आसानी से कह सकते हैं, या कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन फिजिक्स में कौन सा सिस्टम करता है? तो आप कहोगे स्प्रिंग मास सिस्टम फिजिक्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। लेकिन उसकी कंडीशन है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करता हुआ स्प्रिंग मास सिस्टम कैसा हो? ऐसा हो जिसमें फ्रिक्शनलेस प्लेन का यूज किया जाए, और दूसरा, जब मास m को डिस्प्लेस किया जाए तो वो डिस्प्लेसमेंट वेरी वेरी स्मॉल हो। तो फिजिक्स में ऐसा स्प्रिंग मास सिस्टम एक तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। तो हम यहां देख रहे हैं कि जो हमने स्प्रिंग मास सिस्टम लिया था, वो फिजिक्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन की हर एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये स्प्रिंग मास सिस्टम में जो मास m है, वो फिजिक्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। और किसी सिस्टम में जब कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो सिस्टम क्या है? फिजिक्स में हार्मोनिक ऑसिलेटर है। क्लियर हो गई बात? इसका मतलब इस टाइप का स्प्रिंग मास सिस्टम फिजिक्स में क्या है? हार्मोनिक ऑसिलेटर है।
ठीक है, डेफिनेशन से भी समझ लो, इफ अ पार्टिकल इन अ सिस्टम एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन देन सच अ सिस्टम इज कॉल्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, है ना। यानी डेफिनेशन से भी क्लियर है कि हमारे पास एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, जिस जिस सिस्टम के अंदर एक पार्टिकल ऑफ मास m सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो ये सिस्टम, ये स्प्रिंग मास सिस्टम फिजिक्स में हार्मोनिक ऑसिलेटर हो जाएगा। यानी हार्मोनिक ऑसिलेटर का एक बेस्ट एग्जांपल क्या है, आप लिख सकते हो स्प्रिंग मास सिस्टम। क्लियर होगी बात? आई थिंक आपको हार्मोनिक ऑसिलेटर का मतलब फिजिक्स में समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो इसमें आप लिख सकते हो लेट अस कंसीडर अ हार्मोनिक ऑसिलेटर in which a particle of mass m doing simple harmonic motion। ठीक है, यानी जब आप क्लासिकल थ्योरी में हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करोगे तो आप डायरेक्टली बोलोगे कि हमने ऐसा हार्मोनिक ऑसिलेटर अज्यूम किया है जिसमें जो पार्टिकल है एम मास का वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। इट मींस सो द रीस्टोरिंग फोर्स acting on this oscillating particle will be क्या होगी? तो उस हमने अभी बात की थी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होती है। ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेयर एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। और ये F क्या है? F है रीस्टोरिंग फोर्स। और मैंने बताया था कि इस प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को हटा के आप फोर्स की इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो? माइनस के एक्स। ठीक है, ये वो फोर्स है जो मास m के पार्टिकल के ऊपर काम करता है, जिसकी वजह से ये मास m सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो जब ये फोर्स मास m पे काम कर रहा है तो इस फोर्स को मैं एक्सेलरेशन और मास के टर्म में लिख सकता हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, और एक्सेलरेशन को हम कैसे लिखते हैं? d2x/dt, क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि जो हम यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन ले रहे हैं वो x डायमेंशन में ही हो रहा है। तो मैं इस फोर्स को क्या लिख सकता हूं? m d2x/dt स्क्वायर। ठीक है, यहां स्क्वायर नहीं लिखा, इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अच्छा, इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? d2x/dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के बाई एम एक्स। या इस इक्वेशन को और सिंपल फॉर्म में लिखे तो d2x/dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अभी बताता हूं क्यों मैंने ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखा है। यहाँ पे आप बता सकते हो वेयर ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है k बाई एम, या आप ओमेगा को डिफाइन कर सकते हो, जो हमने यहाँ पे अज्यूम किया है ओमेगा, उसकी वैल्यू है k बाई एम अंडर रूट में। ठीक है, k मैं अगेन बता दूं, वेयर जो k है वो है फोर्स कांस्टेंट और m है मास ऑफ पार्टिकल which doing SHM मीन्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, इतना पहुंच करके नोट कर लो। अब हमें इस हार्मोनिक ऑसिलेटर के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है,
और इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन फिजिक्स में बहुत कॉमन है। क्यों कॉमन है? क्योंकि इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन या तो कॉस का फंक्शन होता है या तो साइन का फंक्शन होता है। कहने का मतलब क्या है कि इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन में जो x की वैल्यू होगी या तो वो साइन ओमेगा टी होगी या फिर x की वैल्यू कॉस ओमेगा टी होगी। आप कहोगे कैसे? तो इसका पता लगाने के लिए हम इसको डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं। तो यहां से dx बाई dt कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब x की वैल्यू साइन ओमेगा टी है तो यहां पे रख दें, तो क्या रिजल्ट आएगा? d2x बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ये वही डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन अभी हमें चाहिए। पर एक मिनट और रुको, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि इसका सॉल्यूशन x इक्वल टू कॉस ओमेगा टी भी होगा। देख लेते हैं कैसे। तो dx बाई dt का वैल्यू क्या होगी? माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। एक और बार डिफरेंशिएशन करोगे तो d2x बाई dt स्क्वायर की वैल्यू होगी माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब कॉस ओमेगा टी तो x हमने एज्यूम कर रखा है, तो क्या हो जाएगा? d2x बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। तो हम ये देख रहे हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हमें मिल रहे हैं। पहला x इक्वल टू साइन ओमेगा टी और दूसरा सॉल्यूशन है x इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। तो फिजिक्स में जब भी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के दो सॉल्यूशन मिलते हैं तो हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक जनरल सॉल्यूशन बना देते हैं। तो आप क्या लिखोगे? देन आप सीधे इस लाइन के बाद क्या लिखोगे? देन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 क्या होगा? x इज इक्वल टू, जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं वो समझ लो। जितने भी सॉल्यूशन हमें मिल रहे हैं उनके साथ एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके उनको जोड़ते चले जाओ। कहने का मतलब क्या है? मैं एक अननोन कांस्टेंट c1 का मल्टीप्लाई फर्स्ट सॉल्यूशन से कर दूं इस तरह से, फिर प्लस, फिर सेकंड सॉल्यूशन का भी मल्टीप्लाई एक अननोन कांस्टेंट से कर दूं, और इस तरह से जितने भी सॉल्यूशन एक डिफरेंशियल इक्वेशन के हमें मिल रहे हैं उन सबको अननोन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके जोड़ते चले जाएंगे। तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन होगा ये फिजिक्स में जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। इसको जनरल सॉल्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें C1 C2 जो हमने अननोन कांस्टेंट ऐड किए हैं, इन कांस्टेंट की अगर हम वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन के एक्चुअल सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर की इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्चुअल सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए हमें इस जनरल सॉल्यूशन में अननोन कांस्टेंट टर्म C1 और C2 को कैलकुलेट करना होगा। बट इनको कैलकुलेट कैसे करेंगे? हम प्रैक्टिकल सिचुएशन अप्लाई करके। प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या है कि जो हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन डिस्कस करते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन आप लोगों को पता है कि स्ट्रेट लाइन में होता है और एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट होता है। उस फिक्स्ड पॉइंट को हमने O अज्यूम कर रखा है, और जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है उसका मास हमने पहले से m अज्यूम कर रखा है। ठीक है, अब ये मास जिस सेंटर ऑफ ऑसिलेशन के अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है उसकी पोजीशन हम x इक्वल टू 0 ले रहे हैं, और ये मास m जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ले सकता है इस फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट, उसे हम x इक्वल टू a ले रहे हैं। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू a ले रहा है तो निगेटिव डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? x इक्वल टू माइनस a। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो अब ये सिचुएशन मैं उस जनरल सॉल्यूशन पे अप्लाई करूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे इसमें एक टाइम इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हम टाइम इंक्लूड करते हैं इस सिचुएशन में। तो इनिशियली we assume that जब भी हमने ये मेजरमेंट स्टार्ट किया तो टाइम t पे पार्टिकल की पोजीशन 0 थी, पार्टिकल x इक्वल टू 0 पोजीशन पे था, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं।
ठीक है, यानी पार्टिकल का मोशन हमने कब ट्रैक किया, जब पार्टिकल x इक्वल टू 0 पे था। अब उसको मोशन जैसे जैसे हो रहा है हमारा टाइम बढ़ रहा है, यानी टाइम हमने स्टार्ट कब किया, जब ये मास m x इक्वल टू 0 पे था तब हमने घड़ी स्टार्ट कर दी। अब आपको पता है ये मास इस तरह से मोशन करेगा तो टाइम बढ़ता जा रहा है, यानी स्टार्टिंग में हमें जो सिचुएशन मिली है वो क्या है, t इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0। क्लियर हो गई बात, ये सिचुएशन उस पर अप्लाई कर दें तो देन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इसे इक्वेशन नंबर आप सेकंड बोल सकते हैं। तो ये कंडीशन अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू 0 पुट करोगे और t की वैल्यू राइट हैंड साइड भी 0 पुट करोगे तो c1 क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा t, t की वैल्यू 0 रखोगे तो साइन 0 प्लस c2 कॉस ओमेगा t में t 0 रखोगे तो कॉस 0। आपको पता है साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0 प्लस कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो गया c2। यानी यहां से हमें पता चला c2 की वैल्यू 0 है। तो हमारा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड हमें ये पता चला कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो एक साइन का फंक्शन होगा। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू c1 साइन ओमेगा t। तो c2 कांस्टेंट को हमने कैलकुलेट कर लिया है ना। अब c1 कांस्टेंट को कैलकुलेट करते हैं, तो इसके लिए आप दूसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे। वी नो दैट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, वी नो दैट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल क्या है इस प्रैक्टिकल सिचुएशन में, कि x की वैल्यू या तो प्लस माइनस a हो जाए, यानी x की वैल्यू या तो प्लस a जा सकती है या तो x की वैल्यू माइनस a जा सकती है, यही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। अब इस इक्वेशन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब होगा, जब साइन की वैल्यू 1 हो जाए या -1 हो जाए। यानी टू गेट, इसे इक्वेशन नंबर थर्ड कर देते हैं, ठीक है। टू गेट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, साइन ओमेगा टी की जो वैल्यू लेनी पड़ेगी हमें वो +-1 लेनी पड़ेगी, क्योंकि साइन ओमेगा यानी साइन फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो +1 हो सकती है या तो -1 हो सकती है। तो जैसे ही मैं साइन ओमेगा टी की वैल्यू +-1 पुट करूंगा तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी +-c1। इसका मतलब क्या है कि जब प्रैक्टिकल सिचुएशन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट +-a आ रहा है और इस इक्वेशन की हेल्प से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट +-c1 आ रहा है, तो इसका मतलब जो c1 की वैल्यू है वो a के इक्वल है। हेंस c1 इज इक्वल टू a। a क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। हेंस एक्चुअल solution of equation 1 will be x is equal to a sin omega t। ठीक है, अभी अच्छी तरह से लिख देता हूं। तो हम देख चुके हैं कि हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका एक्चुअल सॉल्यूशन क्या है। तो आप लिख सकते हो, सो द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 क्या होगा, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। ये कब आया सॉल्यूशन, जब हमने इनिशियल कंडीशन ये अज्यूम कर रखी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पे वेयर आप बता सकते हो, वेयर x क्या है, इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड of the instantaneous amplitude means displacement, instantaneous displacement कर सकते हो, displacement, या आप एम्पलीट्यूड भी कर सकते हो, ब्रैकेट में ये डाल देना एम्पलीट्यूड
of the oscillating particle। ठीक है, और ए क्या है यहाँ पे, ए इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ए क्या है, वेयर ए इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फिर बाद में ब्रैकेट में आप एम्पलीट्यूड लिख सकते हो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल। क्लियर हो गई बात। अब हम इस हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे। टाइम पीरियड क्या होता है, तो हार्मोनिक ऑसिलेटर वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगाता है उसे हम उसका टाइम पीरियड कहते हैं। या दूसरी डेफिनेशन क्या है कि वो टाइम इंटरवल आफ्टर विच जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है अपना मोशन रिपीट करता हो। समझते हैं कैसे, तो आप टाइम पीरियड की डेफिनेशन लिख सकते हो, टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। इसका मतलब क्या है कि ये पार्टिकल, फॉर एग्जांपल जो हमारा मास m है वो ए पॉइंट से चल के यहां आता है और दोबारा ए पॉइंट पे आता है, यानी ए पॉइंट से चल के दोबारा ए पॉइंट में आने में जितना टाइम लिया उसे हम इस हार्मोनिक ऑसिलेटर का टाइम पीरियड कहते हैं। ये वही डेफिनेशन है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन मींस जहां से वो चला था दोबारा वहीं आ जाए, तो जितना टाइम वो ले रहा है वो उस हार्मोनिक ऑसिलेटर का क्या है, टाइम पीरियड है। बट इस डेफिनेशन से कुछ होगा नहीं, इसके लिए हम दूसरी डेफिनेशन यूज करें तभी हम टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर पाएंगे। दूसरी डेफिनेशन क्या है, टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल टी आफ्टर विच पार्टिकल रिपीट इट्स मोशन। यहां पे मोशन कहने का मतलब है पार्टिकल अपनी पोजीशन की वैल्यू प्लस वेलोसिटी की वैल्यू को रिपीट करे। समझ में आ रही है बात। मोशन कहने का मतलब है पार्टिकल की पोजीशन यानी स्टेट, पार्टिकल अपनी दोबारा सेम स्टेट में आ जाए। सेम स्टेट मींस पार्टिकल सेम पोजीशन पे आ जाए और सेम वेलोसिटी पे आ जाए। तो कहने का मतलब क्या है, टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या है, टाइम इंटरवल टी आफ्टर विच पार्टिकल रिपीट इट्स मोशन कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, अच्छी डेफिनेशन तो नहीं है बट इस डेफिनेशन से हम टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर लेंगे। अब अगर मुझे हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है तो मुझे पहले हार्मोनिक ऑसिलेटर का मोशन पता होना चाहिए, यानी हार्मोनिक ऑसिलेटर की पोजीशन और वेलोसिटी पता होनी चाहिए। तो मुझे हार्मोनिक ऑसिलेटर की पोजीशन का एक्सप्रेशन तो पता है और हम देख रहे हैं कि पार्टिकल की जो पोजीशन है वो टाइम पे डिपेंड कर रही है, तो हम x को फंक्शन ऑफ t लिख सकते हैं और उसका एक्सप्रेशन हो जाएगा a sin ओमेगा t। अब अगर मुझे पार्टिकल की पोजीशन पता है तो मैं पार्टिकल की वेलोसिटी भी निकाल सकता हूं इस फॉर्मूले से, dx/dt के फॉर्मूले से। तो जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा ओमेगा a cos ओमेगा t। तो यहां पे भी हम देख रहे हैं कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है या हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो वेलोसिटी है वो भी फंक्शन ऑफ टाइम है। तो आप उसको ऐसे दिखा सकते हो कि v फंक्शन ऑफ t क्या आएगा, ओमेगा a cos ओमेगा t। क्लियर हो गई बात। अब मुझे पार्टिकल का मोशन पता चल गया। अब टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या कहती है, टाइम इंटरवल t आफ्टर विच पार्टिकल रिपीट इट्स मोशन मींस पोजीशन एंड वेलोसिटी कॉल्ड टाइम पीरियड। यानी अगर मैं टाइम पीरियड को कैपिटल T से दिखा रहा हूं तो आफ्टर टाइम पीरियड T पार्टिकल अपनी पोजीशन और अपनी वेलोसिटी की वैल्यू को रिपीट करेगा। इसको मैथमेटिकली कैसे दिखा सकते हैं कि xt की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी xt प्लस कैपिटल T पे, यानी पोजीशन की वैल्यू स्मॉल t टाइम पे जितनी होगी वही पोजीशन की वैल्यू t प्लस कैपिटल T टाइम के बाद भी होगी, क्योंकि t क्या एज्यूम कर रहे हैं हम यहाँ पे, टाइम पीरियड।
ऐसी वेलोसिटी की वैल्यू जो स्मॉल टी टाइम पे है, वही वेलोसिटी की वैल्यू हमें तब भी मिलेगी जब टाइम कैपिटल टी बीत चुका होगा, यानी आफ्टर कैपिटल टी टाइम के बाद वेलोसिटी की सेम वैल्यू हमें मिलेगी। तो इस टेक्निक का हम यूज करके कैपिटल टी टाइम को कैलकुलेट करेंगे। अब बाकी सब चीजें मैं मिटा रहा हूं। इसके आगे आप लिखोगे रिप्लेसिंग टी बाई टी प्लस कैपिटल टी इन इक्वेशन ए एंड बी। अब ये इक्वेशन ए और बी कौन सी है? ये इक्वेशन ए है और ये इक्वेशन बी है। तो जैसे ही हम इक्वेशन ए और बी में टी के जगह टी प्लस कैपिटल टी लिखेंगे, हमें इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी। देखो कैसे, एक्स टी प्लस कैपिटल टी की क्या वैल्यू मिलेगी हमें क्या करना है, टी के जगह टी प्लस कैपिटल टी लिखना है। तो ये हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस कैपिटल टी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। और इसे सॉल्व करोगे, एक्स टी प्लस कैपिटल टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा कैपिटल टी, ठीक है। इसी तरह से आप वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में टी के जगह टी प्लस कैपिटल टी पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, वी टी प्लस कैपिटल टी इज इक्वल टू ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस कैपिटल टी, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस ओमेगा कैपिटल टी, ठीक है। ये आ गया वेलोसिटी टी प्लस कैपिटल टी का एक्सप्रेशन। अब अगर ध्यान से देखो आप, ठीक है, हमें एक्स टी प्लस कैपिटल टी का भी एक्सप्रेशन पता है और ऐसी हमें वेलोसिटी टी प्लस कैपिटल टी का भी एक्सप्रेशन पता है। इट मींस अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर सी और इसे इक्वेशन नंबर डी बोलूं, तो मुझे सी इक्वेशन में भी सारे टर्म्स का पता है और इक्वेशन डी में भी सारे टर्म्स का पता है। तो आप लिखोगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ एक्स टी एक्स टी प्लस कैपिटल टी वी टी एंड वी टी प्लस कैपिटल टी इन इक्वेशन सी एंड डी, वी गेट। तो जैसे आप वैल्यू पुट करोगे रिजल्ट क्या आएगा वो देख लो। तो पहले मैं एक्स टी की वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो वो है ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब मैं किसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं, एक्स टी प्लस कैपिटल टी की, तो ये हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा कैपिटल टी, ठीक है। और ऐसी में इक्वेशन डी की बात करूं तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या है, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, और वेलोसिटी का टी प्लस कैपिटल टी का एक्सप्रेशन क्या है, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस ओमेगा कैपिटल टी, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मैं इन दोनों के एक और एक्सप्रेशन जानता हूं, आप कहोगे कैसे? देखो ए साइन ओमेगा टी को मैं क्या लिख सकता हूं, ए साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई, क्योंकि 2 पाई जब आप ऐड करोगे तो सेम एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ऐसे ही एंड एक और एक्सप्रेशन जानते हैं, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस 2 पाई। आप समझ रहे हो? देखो 2 पाई जब एंगल में ऐड करोगे तो सेम टर्म मिलेगा। इसी तरह से कॉस के भी एक्सप्रेशन में 2 पाई ऐड करोगे तो आपको सेम एक्सप्रेशन मिलेगा। ये कुछ ऊपर के एक्सप्रेशन जैसे नहीं है। अगर आप कंपेयर करो तो अगर इसे में डी हो गया ई एफ जी एच, अगर आप
ई एफ जी एच को आपस में कंपेयर करो तो वी गेट ओमेगा कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई। यानी यहां से हमें पता चला जो कैपिटल टी का एक्सप्रेशन है वो है 2 पाई बाई ओमेगा। ये है टाइम पीरियड ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो टाइम पीरियड के इस एक्सप्रेशन में ये ओमेगा क्या है? ये ओमेगा टर्म हमने तब इंट्रोड्यूस किया था जब हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी थी। कैसे लिखी थी? d2x बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और मैंने वहां बताया था वेयर जो ओमेगा है वो क्या होता है? अंडर रूट के बाई एम होता है। ठीक है, वहीं पे मैंने बताया था। ठीक है, अगर मैं इस टाइम पीरियड में ओमेगा की वैल्यू पुट करूं तो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। ये टाइम पीरियड का फाइनल एक्सप्रेशन है। ये वही एक्सप्रेशन है जो आपने प्रीवियस क्लासेज में स्प्रिंग मास सिस्टम में टाइम पीरियड कैलकुलेट किया होगा। तो आप यहां लिख सकते हो वेयर टी क्या है? टाइम पीरियड ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लो। अब हम हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे। तो आप सेकंड नंबर डालेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है? फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट नंबर ऑफ, पूरा लिखते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। यानी पर यूनिट टाइम में कंप्लीट किए गए ऑसिलेशन को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसका सिंपल फॉर्मूला है कि फ्रीक्वेंसी बराबर 1 अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, आप अप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई के बाई एम। ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया। अब फ्रीक्वेंसी के साथ एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी होती है जब हार्मोनिक मोशन होता है, तो उसे हम थर्ड कह देते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। यहां पे न्यू क्या है? वेयर न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्लियर हो गई बात? अब अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी को मैं ओमेगा से रिप्रेजेंट करूं तो ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई न्यू। ठीक है, न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, और न्यू की वैल्यू क्या थी? 1 अपॉन 2 पाई के बाई एम। ठीक है, तो यहां से हम देख रहे हैं कि 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, यानी ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम आ रहा है। ये के बाई एम क्या है? आपको याद है जब हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर की डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी थी d2x बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ ऐसी आई थी और मैंने वहां बताया था कि ओमेगा क्या है? एक्चुअली अंडर रूट के बाई एम है। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हमने कांस्टेंट अज्यूम किया था वो एक्चुअल में हार्मोनिक ऑसिलेटर की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो आप लिख सकते हो वेयर ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, दोनों में डिफरेंस दिखाने के लिए आप क्या कर सकते हो? यहां ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा डैश से दिखा दो,
ताकि ये वाला ओमेगा और ये वाला ओमेगा सेम ना हो लगे। ठीक है, तो यहां से जब हमने ओमेगा डैश की वैल्यू कैलकुलेट की तो इतनी आई। अब हमें पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ओमेगा डैश ओमेगा के इक्वल होती है। ठीक है, ये वही ओमेगा है जो हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए एक ओमेगा को इंट्रोड्यूस किया था। इस ओमेगा की वैल्यू क्या है, √k/m। तो इतना आप पॉज करके नोट कर लो। अब हम हार्मोनिक ऑसिलेटर की पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। तो अब नंबर 4 हमारा टारगेट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू माइनस dV/dx। ठीक है, यहां पे मैं आपको बता दूं इस फॉर्मूले में F क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, और V क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल। V क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल। आप चाहो तो हार्मोनिक ऑसिलेटर लिख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको रीस्टोरिंग फोर्स का एक्सप्रेशन पहले ही लिखवा दिया था। रीस्टोरिंग फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, -kx। ठीक है, यहाँ पे k क्या है, वेयर k है इस फोर्स कांस्टेंट, वेयर k क्या है, फोर्स कांस्टेंट। क्लियर हो गई बात। तो अब इस इक्वेशन में हम सारी वैल्यू जानते हैं तो पुट कर देते हैं। तो f की वैल्यू -kx पुट करोगे तो इक्वेशन हो जाएगी -kx इक्वल टू -dV/dx। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको सॉल्व कैसे करने के लिए हम x की सारी चीजें दूसरी साइड भेज दें तो क्या होगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो dV इज इक्वल टू क्या बना, kx dx। अब इस पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दूं मैं, तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो ये v बनेगा और ये हो जाएगा ½ kx² + c। ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। बट अभी भी यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट c को कैलकुलेट करना बाकी है। तो c को कैलकुलेट करने के लिए लेट जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वो 0 है व्हेन x की जो वैल्यू है वो 0 है। ऐसा अगर हम अज्यूम करें तो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देते हैं। देन फ्रॉम फर्स्ट, तो v 0 हो गया तो x की वैल्यू 0 करोगे तो +c, तो यहां से पता चला c इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर हम ये सिचुएशन अज्यूम कर रहे हैं कि जब पार्टिकल x इक्वल टू 0 पोजीशन में है तो पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो कुल मिला के पार्टिकल की या हार्मोनिक ऑसिलेटर की पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हुआ ½ kx²। क्लियर हो गई बात। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, ठीक है, ये करेक्ट वही, फॉर एग्जांपल इसको और थोड़ा छोटा करते हैं, तो ये x इक्वल टू a की पोजीशन है और ये x इक्वल टू -a की पोजीशन है। ठीक है, अब इस पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ को अगर मैं प्लॉट करूं तो हमें दिख रहा है कि ये ग्राफ एक पैराबोला है। उसका ग्राफ कैसे बनता है, देखो हम देख रहे हैं कि x इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, यानी ग्राफ कुछ ऐसे स्टार्ट होगा। ये क्या है, x इक्वल टू 0 है। और पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं कहूं मैक्सिमम कहां है, तो आप लिखोगे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब हो रही है, V मैक्स कब हो रही है, जब x की वैल्यू यानी जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम हो जाए, यानी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ka²। ka² मींस x की वैल्यू कहां पहुंच जाए, x इक्वल टू a पे पहुंच जाए, या x की वैल्यू x इक्वल टू -a पे पहुंच जाए। ये लाइन हो गई और इसकी ये लाइन हो गई। ठीक है,
तो ग्राफ कुल मिला के बस इतना जाएगा, इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी मिल ही नहीं रही है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ये है, यानी ग्राफ सिर्फ इतना बनेगा जितना मैंने आपके सामने बनाया है। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ मैंने आपके सामने बना लिया है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है किसके लिए? हार्मोनिक ऑसिलेटर की पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन, और हार्मोनिक ऑसिलेटर की पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ये है। यहां पे ये लिख सकते हो, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आपको कब मिल रही है? व्हेन एक्स की वैल्यू चाहे आप प्लस ए पुट कर लो चाहे माइनस ए पुट कर लो, दोनों ही केस में आपको पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी। अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट बात समझो, जो हार्मोनिक ऑसिलेटर की पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आया था, जो आया था V इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, इसमें दिख रहा है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर की पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन पे डिपेंड कर रही है। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि हार्मोनिक ऑसिलेटर की पोटेंशियल एनर्जी टाइम पे भी डिपेंड करती है, आप कहोगे कैसे? तो मैं आपको याद दिला दूं, जब हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया था, तो इस पोजीशन x का एक्सप्रेशन हमें मिला था। क्या मिला था? x इक्वल टू a sin ओमेगा t। अगर आप इस x की वैल्यू इस पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन में रखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि पार्टिकल या हार्मोनिक ऑसिलेटर की पोटेंशियल एनर्जी टाइम पे भी डिपेंड कर रही है। देखो, v इज इक्वल टू हाफ के ए साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, ठीक है, इंप्लाइज दैट v इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, तो यहां से ये क्लियर हो जाता है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पोजीशन पे भी डिपेंड करती है और टाइम पे भी डिपेंड करती है। इसका रीजन ये है कि जो हार्मोनिक ऑसिलेटर की पोजीशन है वो फंक्शन ऑफ टाइम होता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ टाइम के रिस्पेक्ट में कैसा बनेगा वो भी देख लो। ये एक्सिस है टाइम की और ये एक्सिस है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये 0 पे जाएगा। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी? यही हाफ के ए स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? अगर मैं आपको ये बताऊं कि पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू कब किस टाइम पे मिलेगी, यानी वो टाइम कौन सा टाइम होगा जब पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और वो कौन सा टाइम होगा जिसपे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम मिलेगी, इसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आप कहोगे कैसे? तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन होता है वो होता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू आपको मिल जाती है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल टी। कैपिटल टी क्या है? टाइम पीरियड। तो मैं आपको बता दूं ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू +1 आ जाए या -1 आ जाए। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट टाइम की बात करूं जब पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैं टाइम मेजर कर रहा हूं t इक्वल टू 0 से, तो वो फर्स्ट टाइम कौन सा टाइम होगा जब पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, मैं वो कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। और वो फर्स्ट टाइम जिसमें पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी वो टाइम कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। तो देखो, तो ओमेगा टी की वैल्यू मुझे क्या करनी है? मतलब साइन ओमेगा टी की वैल्यू +-1 लानी है। इसका मतलब ओमेगा टी की वैल्यू मुझे या तो π/2 रखनी है या तो 3 π/2 रखनी है। मैं फर्स्ट टाइम की बात करूं तो पहली वैल्यू लेंगे। तो ओमेगा की वैल्यू अप्लाई करो तो ओमेगा मैंने बताया था 2 पाई बाई कैपिटल टी है, और मल्टीप्लाई बाई स्मॉल टी, इसको इक्वल कर दें π/2 के, क्योंकि हमें फर्स्ट टाइम कैलकुलेट करना है जिसपे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम हुई। तो क्या हो जाएगा? स्मॉल टी की वैल्यू हो जाएगी, पाई से पाई कैंसिल हो गया, कैपिटल T/4, यानी कैपिटल T/4 टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट टाइम मैक्सिमम होगी।
अब फर्स्ट टाइम मिनिमम कब होगी मैं वो भी बता देता हूं। हमें देखना है साइन ओमेगा टी की वैल्यू 0 कब आती है। तो मैं आपको बताऊं, साइन ओमेगा टी की वैल्यू जब पाई हो जाए, 2 पाई हो जाए, 3 पाई हो जाए, तब साइन ओमेगा टी की वैल्यू 0 हो जाएगी। हमें फर्स्ट टाइम चाहिए जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हुई। तो पहली वैल्यू को यूज कर लें, ओमेगा की वैल्यू लगा दें तो 2 पाई कैपिटल अपॉन कैपिटल टी, ये स्मॉल टी इक्वल टू पाई। ठीक है, अब स्मॉल टी की वैल्यू निकालो तो पाई से पाई कैंसिल, तो स्मॉल टी की वैल्यू आ गई टी बाई 2। अब ध्यान से देखो, ये क्या है, t/2 है। देखो ये t इक्वल टू 0 है, ये t/4 है, ये t/2 है, तो ये क्या होगा, ये वाला टाइम क्या होगा, ये होगा t इक्वल टू 3t/4। और ये कौन सा टाइम होगा जहां पे ये मिनिमम हुआ दोबारा, ये t इक्वल टू कैपिटल टी। इस तरह से आप आगे भी टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अब समझते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर की काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आएगा। तो फिफ्थ पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, यहां पे मैं काइनेटिक एनर्जी को K से दिखाऊंगा, K फिर से बेकार हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी को हम यहाँ T से दिखा रहे हैं और पोटेंशियल एनर्जी को हम कैपिटल V से दिखा रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हो जाएगा हाफ mv²। अब वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हम पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं, क्योंकि x की वैल्यू अगर a साइन ओमेगा टी है तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, dx/dt क्या हो जाएगी, ओमेगा a cos ओमेगा टी। बस वैल्यू पुट कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हो जाएगा हाफ m ओमेगा a cos ओमेगा टी का होल स्क्वायर। यानी रिजल्ट आएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी। अब एक और चीज मैं आपको बताऊं, मैंने स्टार्टिंग से ही बताया है, यहाँ जो ओमेगा है वो है √k/m। तो यहां से आपको k की वैल्यू जो मिलेगी वो हो जाएगी m ओमेगा स्क्वायर। अगर ये वैल्यू पुट करूं तो यहाँ पे हमें m ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हो जाएगा T इज इक्वल टू हाफ k a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, अगर इसका ग्राफ प्लॉट करें तो देखो ये एक्सिस है टाइम की और ये एक्सिस है काइनेटिक एनर्जी की। और काइनेटिक एनर्जी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, हाफ के ए स्क्वायर। ये मैक्सिमम वैल्यू मैं पता कैसे कर रहा हूं, क्योंकि जो कॉस होगा ना, जो कॉस का फंक्शन होगा वो किसके इक्वल हो जाना चाहिए, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो जो कॉस का फंक्शन है अगर वो 1 के इक्वल हो गया यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई। यानी कॉस ओमेगा टी की वैल्यू आपको +-1 लेनी है। अब ये +-1 कहां पे होती है आपको बता दूं मैं, कि ओमेगा टी की वैल्यू 0 हो जाए, पाई हो जाए, 2 पाई हो जाए, तो इनमें हमें ओमेगा टी मतलब वेयर ओमेगा की वैल्यू ये हो जाए तो कॉस ओमेगा टी की वैल्यू +-1 हो जाएगी। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो जब टाइम t इक्वल टू 0 होगा तो कॉस की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसका मतलब ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, कुछ इस तरह से। समझ में आ रही है बात, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, इसे मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ा देना, इस तरह से ये ग्राफ आगे को बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, मैं बस ये बता दूंगा कि
इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस पॉइंट पे होगी और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी किस पॉइंट पे होगी। तो ध्यान से देखो, t इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिल गई। अब मिनिमम कब मिलेगी, जब cos ओमेगा t की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए। अब ये 0 के इक्वल कब होगी, वेयर ओमेगा t क्या बन जाए, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2। तो मैं फर्स्ट टाइम जब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हुई वो निकाल देता हूं। ठीक है, इन चीजों को मिटा दूं। ठीक है, ऊपर की चीजों को मिटा देता हूं। अब देखो, तो मुझे फर्स्ट टाइम जब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हुई वो निकालना है, तो मुझे पहली वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या पुट करना होगा, पाई बाई 2। अब ओमेगा मैंने बताया था क्या रखना है हमें, मैं यहां साइड में लिख देता हूं। ओमेगा इक्वल टू आपको रखना है 2 पाई बाई टी, ये वैल्यू रखनी है। ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, तो यहां से क्या पता चला, स्मॉल टी की जो वैल्यू है वो है कैपिटल टी बाई 4, यानी ये कौन सा टाइम है, टी बाई 4 टाइम है। अच्छा, नेक्स्ट टाइम ये जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी वो टाइम निकाल लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट टाइम मैक्सिमम थी जब टी 0 था। अब काइनेटिक एनर्जी सेकेंड टाइम मैक्सिमम कब होगी, जब ओमेगा टी की वैल्यू पाई होगी। तो ओमेगा टी की वैल्यू पाई के इक्वल रख दें, तो ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी इक्वल टू पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो टी की वैल्यू क्या हो गई, कैपिटल टी बाई 2। तो यहां से हमें पता चला जो फर्स्ट टाइम काइनेटिक एनर्जी, फर्स्ट नहीं सेकेंड टाइम काइनेटिक एनर्जी कब मैक्सिमम होगी, टी इक्वल टू कैपिटल टी बाई 2 टाइम। अब देखो ये एक रिलेशन बन रही है, यहाँ पे टी बाई 4 है, यहाँ टी बाई 2 है, तो ये टाइम कौन सा हो जाएगा, टी इक्वल टू 3 टी बाई 4 टाइम हो जाएगा। ठीक है, टी इक्वल टू 3 टी बाई 4 दिखाई दे रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर की काइनेटिक एनर्जी टाइम के साथ कैसे चेंज होती है उसका ग्राफ ये मैंने आपके सामने बना दिया है। तो इन सबको पॉज करके नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। अब हमें कैलकुलेट करना है टोटल एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो 6 पॉइंट है टोटल एनर्जी। और क्लासिकली हम जानते हैं किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या होती है, अगर मैं उसे कैपिटल ई से दिखाऊं तो वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हमें टाइम के टर्म्स में पता है, तो पोटेंशियल एनर्जी का भी एक्सप्रेशन हम टाइम के टर्म्स में निकाल दें। तो मैंने बताया था कि x की जो वैल्यू होगी वो होगी a साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट कर दूं तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में आ जाएगा, आएगा हाफ के ए साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर। तो रिजल्ट आएगा हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को यहां लिख दें क्योंकि इसकी जरूरत है, यानी यहां आगे इक्वल का साइन बना दें और लिखेंगे हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इस तरह से। ठीक है, अब मुझे पोटेंशियल एनर्जी का भी एक्सप्रेशन टाइम के टर्म में पता है और काइनेटिक एनर्जी का भी एक्सप्रेशन टाइम के टर्म में पता है, दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं। तो टोटल एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या मिलेगी हमें, हाफ के ए स्क्वायर, ये हो गया कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है, हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब दोनों ही टर्म्स में हाफ के ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ के
ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब आप जानते हो कि कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। तो टोटल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन हो गया वो हाफ के ए स्क्वायर है। ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर के टोटल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन हमें मिला E इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर है। अब इस एक्सप्रेशन में ये दिख रहा है कि पार्टिकल की या हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो टोटल एनर्जी है वो ना तो पोजीशन पे डिपेंड कर रही है ना तो टाइम पे डिपेंड कर रही है। क्या इसके अलावा भी टोटल एनर्जी का कोई एक्सप्रेशन है जिसमें पोजीशन और टाइम आ सकता हो? तो देखते हैं। देखो, एक और एक्सप्रेशन हम टोटल एनर्जी का कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? हमें पता है ओमेगा की वैल्यू होती है अंडर रूट के बाई एम। तो यहां से के की वैल्यू निकाल लो, तो के इक्वल टू हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर। अब ये वैल्यू इस टोटल एनर्जी के टर्म में पुट कर दो, तो क्या आएगा टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन E इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो इन दोनों ही एक्सप्रेशन से हमें ये क्लियर होता है कि आप लिख सकते हो हेंस टोटल एनर्जी ऑफ अ हार्मोनिक ऑसिलेटर does not depend upon position and time। तो अब मैं आपसे ये कहूं कि आपको हार्मोनिक ऑसिलेटर की टोटल एनर्जी का ग्राफ पोजीशन के रिस्पेक्ट में भी बनाना है और टाइम के रिस्पेक्ट में भी बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे? तो पहले टोटल एनर्जी का ग्राफ पोजीशन के रिस्पेक्ट में देख लो। तो उसके लिए हम E इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर आप इस एनर्जी के फॉर्मूले को देखो तो ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले से मिलता जुलता है। समझते हैं कैसे? अगर मैं x की वैल्यू प्लस माइनस ए पुट करूं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगी, V इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर। एक्चुअली ये पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहां से हमें क्या पता चला कि हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो टोटल एनर्जी होती है वो एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू होती है। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो जैसा पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ था कुछ ऐसा, तो हमें क्या करना है, बस उसी ग्राफ में टोटल एनर्जी को शो करना है। ठीक है, इस तरह से ये जो एक्सिस है ये एक्सिस है पोजीशन की और ये एक्सिस है टोटल एनर्जी की। ठीक है, अब मुझे ये समझना है कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहां मिलेगी। तो फॉर एग्जांपल मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहां मिल रही है, x इक्वल टू ए पे मिल रही है, और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहां मिल रही है, x इक्वल टू माइनस ए पे मिल रही है। ठीक है, अब इसको मिला देते हैं एक लाइन से। ठीक है, तो जो ये लाइन है, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, यही लाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, हाफ के ए स्क्वायर। क्योंकि मैंने बताया है कि एनर्जी तो पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो यानी पोजीशन कुछ भी हो टोटल एनर्जी की एक कांस्टेंट वैल्यू मेंटेन है। और जो ये लाइन है ये दिखाती है पोटेंशियल एनर्जी, और ये जो लाइन है ये दिखा रही है काइनेटिक एनर्जी, सॉरी टोटल एनर्जी। क्लियर हो गई बात? इस ग्राफ में जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ये दिखा रही है हार्मोनिक ऑसिलेटर की टोटल एनर्जी जो कि है हाफ के ए स्क्वायर, और जो ये कर्व वाली लाइन है ये हार्मोनिक ऑसिलेटर की पोटेंशियल एनर्जी दिखा रही है जो कि चेंज हो रही है जैसे जैसे पोजीशन चेंज हो रही है। ये क्लियर हो रहा है? अब एक और बात समझ लो यहां पे। ठीक है, हम जानते हैं जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। तो यहां से क्या मैं काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ प्लॉट कर सकता हूं विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन? तो देखो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, T इक्वल टू हो जाएगी E माइनस V।
क्लियर हो गई बात? यानी काइनेटिक एनर्जी क्या है? टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं इस इक्वेशन का यूज करूं तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसा होगा? समझो, यहां से जब V इक्वल होगी टोटल एनर्जी के, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? T इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस इक्वेशन से आपको मैं ये बताऊं, क्योंकि हमें दिख रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी के इक्वल हो जाती है। कब? टर्निंग पॉइंट पे, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी के इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पे E माइनस V की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? 0। तो इसका मतलब टर्निंग पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0। ठीक है, यानी ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। एक तो सिचुएशन ये है जब V इज इक्वल टू E हो, कौन सी पोजीशन पे? यहां लिख लेते हैं, अच्छी तरह से लिखते हैं, यहां समझाते हैं। व्हेन x इक्वल टू प्लस माइनस a, तो V बना E के इक्वल, यानी टोटल एनर्जी के इक्वल, इंप्लाइज दैट जो काइनेटिक एनर्जी हो गई वो 0 हो गई। अब x जब 0 हो तब पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, है ना? अब दूसरी कंडीशन देखो, जब x 0 के इक्वल हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी वहां पे क्या हो जाएगी? 0 के इक्वल। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगी, टोटल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। तो हमें दो सिचुएशन पता है। एक तो पता है कि जब x की वैल्यू प्लस माइनस a हो तो काइनेटिक एनर्जी 0 के इक्वल हो जाएगी, जैसा कि मैंने बताया, ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, और जब x की वैल्यू 0 होगी तो पोटेंशियल एनर्जी 0, तो काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। यानी ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, इस तरह से। ठीक है, और जो ये लाइन है ये दिखा रही है काइनेटिक एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को। तो यहां से क्लियर हो रहा है कि पोजीशन के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी, देखो, पोजीशन के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। बट जैसे जैसे पोजीशन चेंज हो रही है टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। ठीक है, यही ये इक्वेशन बताती है कि जो हार्मोनिक ऑसिलेटर की टोटल एनर्जी है वो पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब पोजीशन चेंज होने के बाद भी टोटल एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर की वैल्यू कांस्टेंट होती है। वही ग्राफ दिखा भी रहा है। अब हार्मोनिक ऑसिलेटर की टोटल एनर्जी का ग्राफ हम टाइम के रिस्पेक्ट में बना के देखेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर की टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है। ठीक है, और हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज होती है और काइनेटिक एनर्जी टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज होती है। इनफैक्ट पोटेंशियल एनर्जी का टाइम के रिस्पेक्ट में क्या ग्राफ बनेगा ये भी हम देख चुके हैं, और काइनेटिक एनर्जी का टाइम के रिस्पेक्ट में क्या ग्राफ बनेगा ये भी देख चुके हैं। तो इन दोनों ग्राफ की हेल्प से हम टोटल एनर्जी का ग्राफ टाइम के रिस्पेक्ट में बनाएंगे। तो देखो कैसे, ये एक्सिस है टाइम की, ठीक है, और ये एक्सिस है टोटल एनर्जी की। ठीक है, पहले देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसा था। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कुछ ऐसा बना था। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसा बना था। अब मैं दोनों के एक्सप्रेशन बता दूं। पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू क्या थी? वी मैक्स की वैल्यू क्या थी? यहां से देखो, तो जब साइन का फंक्शन 1 हो जाए तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, यानी हाफ के ए स्क्वायर। ऐसी काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू आपको कब मिलेगी? जब कॉस का फंक्शन 1 हो जाए। तो टी मैक्स कब आपको मिलेगा? हाफ के ए स्क्वायर। ठीक है, यानी ये जो है, यानी चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, दोनों की मैक्सिमम वैल्यू हमें कहां मिल रही है? हाफ के ए स्क्वायर पे, हाफ के ए स्क्वायर पे मिल रही है। ठीक है, तो ये जो कर्व है ये किसका है? पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसा होता है मैं बता देता हूं। ठीक है, जहां पे ये
मैक्सिमम गया वहां पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम जाएगी, और जहां पे काइनेटिक एनर्जी, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम गई वहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जाएगी, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ग्राफ बनेगा। ठीक है, जस्ट मैं आइडिया दे रहा हूं, आप लोग एक अच्छा ग्राफ घर पे बना सकते हो। ठीक है, इस तरह से ये जो टाइम था मैंने बताया था, ये टाइम था। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ये काइनेटिक एनर्जी होती, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जो ये वाला ग्राफ है ये काइनेटिक एनर्जी का है, ये वाला ग्राफ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का। समझो, काइनेटिक एनर्जी ये वाला ग्राफ है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ये वाला ग्राफ है, और इनके बीच के जो टाइमिंग है वो बता देता हूं। ये t इक्वल टू 0 है, ये t/4 है, और ये t/2 है, और ये t/3 t/4 है। ठीक है, कैपिटल टी क्या है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है, और ये क्या है, t इक्वल टू कैपिटल टी। इस तरह से टाइम आप आगे तक बढ़ा सकते हो। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था कि जो टोटल काइनेटिक, जो टोटल एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर मिल रही है वो क्या है, E इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर। तो हाफ के ए स्क्वायर कहां मिल रहा है हमें, यहां मिल रहा है, यानी ये जो लाइन है ये हाफ के ए स्क्वायर की लाइन है, यानी टोटल एनर्जी जो ये लाइन है ये एक्चुअली टोटल एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर है। ठीक है, यानी इस लाइन को हम कहेंगे टोटल एनर्जी ऑफ हार्मोनिक, ठीक है, हार्मोनिक ऑसिलेटर। और हम यहां देख रहे हैं जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है, बट टोटल एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर कांस्टेंट है। तो ये इस ग्राफ से भी ये क्लियर हो रहा है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो टोटल एनर्जी है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होती, एक कांस्टेंट वैल्यू को मेंटेन रखती है। अब हमें क्लासिकल थ्योरी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर का एक लास्ट पॉइंट डिस्कस करना है, जो कि है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल को मैं कैपिटल P से दिखाऊं तो क्लासिकल थ्योरी कहती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कहने का मतलब क्या है कि P प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन वेलोसिटी के, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की। ठीक है, इसका मतलब क्या कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी जिस पॉइंट पे भी पार्टिकल की वेलोसिटी कम होगी वहां पार्टिकल के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, और जिस पॉइंट पे भी पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा होगी उस पॉइंट पे पार्टिकल के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी कम होगी। यही इसका मतलब होता है। अब वेलोसिटी के बारे में तो हमें पता नहीं है कि जब पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो कहां पे वेलोसिटी कम होगी कहां पे ज्यादा होगी, इसके बारे में हमें पता कैसे चलेगा। तो इसके बारे में पता करने के लिए हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब इस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में हमें दिख रहा है मास है और वेलोसिटी है। मास तो कांस्टेंट है, यानी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है किस पे, वेलोसिटी पे। यानी काइनेटिक एनर्जी जब ज्यादा तो वेलोसिटी ज्यादा, और काइनेटिक एनर्जी जब कम तो वेलोसिटी कम। और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ तो हम जानते ही हैं, एक और बार डिस्कस कर लेते हैं कैसे बनाया था। तो देखो, ये जो ग्राफ था ये पोटेंशियल एनर्जी का था। ये क्या था, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर का था। और टोटल एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर का ग्राफ कैसा था, एक स्ट्रेट लाइन। ये क्या था, टोटल एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, इसकी जो वैल्यू थी वो थी हाफ के ए स्क्वायर। नहीं देखी तो दोबारा आप देख लो, ठीक है, जहां पे मैंने बताया था। और पोटेंशियल एनर्जी की जो जो एक्सप्रेशन है वो है हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन हाफ के ए स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है हाफ के एक्स स्क्वायर।
तो हमने काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसे बनाया था, इस फॉर्मूले से कि टोटल एनर्जी किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। ग्राफ हमें चाहिए टोटल काइनेटिक एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी को सेपरेट कर लेते हैं, तो ये हो जाता है E माइनस V। ठीक है, अब इस इक्वेशन से हम टोटल एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब देखो, जब x की वैल्यू प्लस माइनस a होती है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगी, हाफ के ए स्क्वायर, जो कि है टोटल एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर के। तो इस इक्वेशन से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या पता चली, 0 हो गई। कब, जब पार्टिकल की पोजीशन प्लस माइनस ए होती है। तो यानी अगर मैं इस सिचुएशन को x इक्वल टू माइनस ए ट्रीट करता हूं और इस सिचुएशन को मैं x इक्वल टू प्लस ए ट्रीट करता हूं, तो काइनेटिक एनर्जी यहां पे 0 है, माइनस ए और प्लस ए पे 0 है। अब दूसरी सिचुएशन देखो, जब x की वैल्यू 0 हो तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी 0 होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू 0 तो पोटेंशियल एनर्जी 0। तो इस इक्वेशन से काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, टोटल एनर्जी की। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि जब x की वैल्यू 0 होगी तो काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी, इस तरह से। तो हमें ये दिख रहा है, ये किसका ग्राफ है, काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का। तो अब हमें वेलोसिटी के बारे में पता है। वेलोसिटी 0 कहां है, x इक्वल टू माइनस ए और x इक्वल टू प्लस ए पे, और वेलोसिटी मैक्सिमम कहां है, x इक्वल टू 0 पे। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा। तो फॉर एग्जांपल ये जो एक्सिस है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल है और ये पोजीशन की एक्सिस है। ठीक है, और हमें पता है कि पार्टिकल कहां तक एग्जिस्ट करता है, x इक्वल टू माइनस ए से लेके पार्टिकल x इक्वल टू प्लस ए तक एग्जिस्ट करता है। तो एक बाउंड्री ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, यानी x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू माइनस ए के बीच में ही प्रोबेबिलिटी का ग्राफ एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि आउटसाइड पार्टिकल जा नहीं रहा है, तो आउटसाइड पार्टिकल के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। अच्छा, अब ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ देखते हैं, क्योंकि ये वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये क्या बता रहा है काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, कि x इक्वल टू माइनस ए और x इक्वल टू प्लस ए पे काइनेटिक एनर्जी 0। इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी एट x इक्वल टू माइनस ए और x इक्वल टू प्लस ए पे क्या है, 0 है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कहां जाएगी, मैक्सिमम पे जाएगी, यानी ये प्रोबेबिलिटी जाएगी इनफाइनाइट पे, इस तरह से, यहां से भी इनफाइनाइट पे। क्लियर हो गई बात, क्योंकि वेलोसिटी 0 है। तो जैसे ही आप क्या कहते हैं 1 अपॉन वेलोसिटी करोगे तो प्रोबेबिलिटी कहां पहुंच जाएगी, इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगी। क्लियर हो गई बात। अब समझते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहां है, x इक्वल टू 0 पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। इसका मतलब x इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी मैक्सिमम है। तो जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल मिनिमम होगी। यानी अगर ये पॉइंट x इक्वल टू 0 है तो यहां पे पार्टिकल के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम होगी, इस तरह से। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, आप लोग इससे अच्छा ग्राफ बना लेना। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल के ऊपर अगर आप नोट्स में कुछ लिखना चाहते हो तो आप क्या लिख सकते हो, इफ पार्टिकल इज डूइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन देन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल विल बी maximum at turning point because here velocity will be minimum and probability of finding particle will be minimum at center of oscillation because here velocity will be maximum। जैसा मैंने समझाया था वैसे ही लिखा है। कहने का मतलब अगेन सुन लो, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन में जहां पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है वहां पार्टिकल के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मिनिमम होती है। और जो पार्टिकल के टर्निंग पॉइंट है, यानी x इक्वल टू माइनस ए और x इक्वल टू प्लस ए, जो पार्टिकल के टर्निंग पॉइंट है वहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। तो पार्टिकल के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम हो जाती है, क्योंकि
प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल का जो रिलेशन होता है वो 1/वेलोसिटी होता है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल का सही ग्राफ यही है, क्योंकि ये ग्राफ में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इंफिनिटी तक नहीं जानी चाहिए। जैसे मैंने पहले बता दिया था, गलती से बोल दिया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल टर्निंग पॉइंट पे x इक्वल टू -a और x इक्वल टू +a पे मैंने बोल दिया था गलती से कि इंफिनिटी तक जाएगी, नहीं, क्योंकि एक कंडीशन है, मैं आपको बता दूं, मैंने बताया था कि p यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल है, और मैंने ये भी बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल 1/वेलोसिटी होता है, ये भी करेक्ट है। फिर उसके बाद एक कंडीशन होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल की, क्या, एंड ऑल्सो वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल p हैज अ लिमिट। मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में अगर मैं प्रोबेबिलिटी को डिफाइंड करूं तो प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी कभी किसी पार्टिकल की इनफाइनाइट नहीं हो सकती, ये मैथमेटिकली रॉन्ग है। इसी वजह से मैंने इस ग्राफ को भी सही बनाया है। इस ग्राफ में जो ये मैक्सिमम पॉइंट है ये p इक्वल टू 1 की लाइन से, ये डॉट डॉट वाली जो p इक्वल टू 1 की लाइन है इससे नीचे ही होना चाहिए। यानी जब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि टर्निंग पॉइंट पे पार्टिकल के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, तो उसकी वैल्यू इस p इक्वल टू 1 से ज्यादा ऊपर नहीं जानी चाहिए। ग्राफ इतना सही जरूर बनाना। क्लियर हो गई बात? और फिर लास्ट में आप लिख सकते हो x इस ग्राफ में क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर में इतना ही। ओके बाय।